करूँ। मैं आपको जीएसटी के बारे में जो भी जानकारी है वो सारी प्रोवाइड करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं या कोई आर्ट्स का भी है अदर देन कॉमर्स? अदर देन कॉमर्स है। अच्छा, अदर देन कॉमर्स। अच्छा, तो बेसिकली आप जीएसटी सीखना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अदर देन कॉमर्स वालों को, क्योंकि थोड़ा बहुत अकाउंट्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको याद करना थोड़ा मतलब मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ओके। बेसिकली जो जीएसटी सीख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाई जीएसटी, मतलब आप जीएसटी सीखना क्यों चाहते हैं। देखिए, जीएसटी सीखने के लिए जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस में आपकी इनकम के ऊपर आप जो सेल करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो अगर आप वो टैक्स नहीं देंगे तो वो आपके बिजनेस को वेरीफाई करके उसे क्लोज भी कर सकती है या डिफॉल्टर कोशिश करके उसे क्लोज भी कर सकती है। तो सरकार का जो पोर्टल है टैक्स वाला उसे हम जीएसटी पोर्टल कहते हैं। ठीक है ना। तो जीएसटी पोर्टल समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप बिजनेसमैन हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, देखिए बिजनेसमैन और सर्विस प्रोवाइडर में दोनों में फर्क ये होता है कि बिजनेसमैन जो होता है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, वो अपने फैक्ट्री में बनाता है और बाद में बाकी किसको बेचता है। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि वो कोई प्रोडक्ट या कोई आइटम नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ अपनी सर्विसेज लोगों को देते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी आ जाती है, एक होती है रजिस्टर्ड कैटेगरी, एक होती है अनरजिस्टर्ड कैटेगरी। देखिए, जिन लोगों के पास अगर जीएसटी नंबर है तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैटेगरी, और जिन लोगों के पास जीएसटी नंबर नहीं है उनको हम कहते हैं अनरजिस्टर्ड कैटेगरी। ठीक है, जीएसटी नंबर लेने के लिए या जीएसटी पोर्टल पे काम करने के लिए आपको अनिवार्य है कि आप जीएसटी का नंबर लें। उसकी जो लिमिट है वो है कि आपकी टर्नओवर जो है वो एक साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा की हो। अगर 20 लाख से कम की है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 20 लाख से ज्यादा की है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है। जो भी टैक्स लगेगा वो आप सरकार को डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, जीएसटी के लिए जो साइट होती है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जीएसटी की जो साइट होती है जहां पे हम सरकार को टैक्स रिपोर्टिंग करते हैं उसकी है www.gst.gov.in। ठीक है ना। इस पोर्टल के ऊपर आप अपनी सारे बिजनेस की जो भी सेल है, सर्विसेज हैं, वो सारी यहाँ पे रिपोर्ट करके टैक्स जमा करवा। ठीक है, इसमें बिजनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आप किस तरह के बिजनेसमैन हैं। ठीक है ना, मैंने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड तो बता दिया कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप रजिस्टर्ड हैं, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड है। लेकिन अब बिजनेस में भी कई कैटेगरीज आ जाती हैं। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है प्रोप्राइटरशिप की। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि कोई बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन उसको चला रहा है, उसके सारे डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है, जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो सारे जो बियर करेगा वो इंडिविजुअल पर्सन करेगा, वो ऑनर बियर करेगा। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं प्रॉपर्टरशिप। ठीक है, सेकंड आता है पार्टनरशिप। बिजनेस, जिस बिजनेस में दो पर्सन होते हैं काम करने के लिए, मतलब दो ऑनर जिनको हम कह सकते हैं होते हैं, तो उनको, उस बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। वो जो ऑनर्स होते हैं वो दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं, और अगर कोई लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो वो आपस में मिलके बांटेंगे। तो मिलके बांटने के लिए उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई एक डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड जिसे कहते हैं, उसमें वो रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम कोई चीज को बांटे तो हम 50-50 ही बांटेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में 70-30 भी होता है, 60-40 भी होता है। तो पार्टनरशिप में मिनिमम जो है वो 2 पार्टनर होने जरूरी है और मैक्सिमम जो है वो 11 होने जरूरी है। तो जैसे जैसे पार्टनर बढ़ते जाएंगे तो उसी अकॉर्डिंग रेशियो जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये होती है पार्टनरशिप। फिर आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो बेसिकली जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के साथ एज ए कंपनी। ठीक है ना, वो उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है कंपनी की। उसके अंदर जो भी ऑनर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी अलग होती है, लेकिन इस कंपनी में जो कंपनी की आइडेंटिटी है वो अलग होती है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो आपकी आइडेंटिटी है वही आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी।
मतलब इसमें आपको बिजनेस के लिए अलग से कोई भी पैन नंबर या आधार कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं। आपके पैन नंबर पे ही सारी इनकम जो है वो रिपोर्टेड होगी और जो भी सेल टैक्स वगैरह है वो उसको रिपोर्टेड होगी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो कंपनी की आइडेंटिटी है उसका पैन नंबर जो है वो अलग होता है और बाकी के जो अंदर उसके जो ऑनर्स होते हैं, जो भी डायरेक्टर्स जिन्हें कहते हैं हम लोग, वो डायरेक्टर्स की जो आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है। तो बिजनेस में जब भी आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है कि बिजनेस की आइडेंटिटी क्या है। कहीं वो इंडिविजुअल तो नहीं है, पार्टनरशिप तो नहीं है, कहीं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक होती है, उसके बाद आती है लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो भी शेयर होते हैं वो सारे ऑनर्स के होते हैं, वो डायरेक्टर्स के होते हैं। वो शेयर के अंदर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। अगर कोई डायरेक्टर जाता भी है, कल को रिमूव होता है या छोड़ देता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसके साथ, तो वो कंपनी को उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो जो शेयर है वो कोई और डायरेक्टर आके खरीद सकता है। लेकिन प्रॉपर्टरशिप में और पार्टनरशिप में किसी की डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, छोड़ देता है वो, तो आपका जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट सफर कर जाता है, वो बंद ही हो जाता है। मतलब उसको पिकअप करने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। ये होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें सारे डिसीजन जो होते हैं वो डायरेक्टर्स ले रहे हैं और शेयर होल्डर्स भी जो प्राइवेट पर्सन है। लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके अंदर कुछ शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के शेयर होते हैं। जैसे कि अगर 4 या 5 बंदों ने मिलकर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली तो वो आपस में उस प्रॉफिट को बांट सकते हैं। ठीक है ना, उसमें उनको गवर्नमेंट को देने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉफिट गवर्नमेंट को देने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनरशिप भी उन्हीं के हाथ में होगी। लेकिन अगर लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी में कुछ शेयर गवर्नमेंट का होता है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कुछ शेयर जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट के हाथ में होगा कि आप अपने शेयर बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। जो इसका मेन ऑनर जो होते हैं वो गवर्नमेंट होता है। 51% जो होते हैं वो गवर्नमेंट के शेयर होते हैं, बाकी के जो होते हैं वो प्राइवेट पर्सन के होते हैं। और फिर आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो सिर्फ सर्विसेज देता है, जो प्रॉफिट उसमें नहीं कमाता है, वो सिर्फ एक तरह से डोनेशन लेके लोगों को सर्विसेज दे रहा है, उनको खाना प्रोवाइड कर रहा है या कोई ऐसी चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है ताकि लोगों का भला हो सके। तो इसलिए कहते हैं इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जितनी भी कमाई होती है वो किसी भी ऑनर के पास नहीं जाती, सारी की सारी कमाई जो होती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही रह जाती है। ठीक है ना, तो आप अगर जीएसटी नंबर लेने अगर जा रहे हैं या आप लीड्स मेंटेन करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना बिजनेस जो है वो पता होना बहुत जरूरी है कि क्या आप सिंगल ओनर है या आप पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या ऐसी कंपनी के साथ मिक्स अप। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट अगर किसी को ये चीज पूछना था, ये पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड जो आप बोल रहे हैं जी सर, इसमें पार्टनरशिप 2 या 3 जैसे मैक्सिमम 11 नंबर बोला जी सर, प्राइवेट लिमिटेड में भी सेम लाइक शेयर रहता है ना? हाँ, शेयर रहता है, लेकिन इसमें अगर पार्टनरशिप में जो होता है आखिरी में जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट उनकी पर्सनल इनकम में ऐड हो जाता है। अच्छा, आइडेंटिटी जो होती है उनकी उसमें ऐड हो जाता है। ओके। लेकिन इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड में इनके पास जो भी प्रॉफिट रहेगा या जो सैलरी रहेगी वो उनकी इनकम में एज ए कंपनी के नाम पे ऐड होगा कि कंपनी की सैलरी आई है या कंपनी की आइडेंटिटी से हमें प्रॉफिट हुआ है, और उनकी इंडिविजुअल जो इनकम है या प्रॉफिट है वो अलग होगा। जैसे इसकी सैलरी अलग काउंट होगी और जो बिजनेस प्रॉफिट है वो अलग काउंट होगा। जी, लेकिन जीएसटी के पर्पस से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जीएसटी के पर्पस में अगर आप कोई भी बिल इंडिविजुअल के नाम पे भी कटवा लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, जीएसटी आपको उसका मिल जाएगा। और अगर कोई भरते हैं, अगर आपको कोई जीएसटी भरना है तो आप इंडिविजुअल के बेस पे भी भर सकते हैं जीएसटी। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में सारा काम जो होगा वो कंपनी के ऊपर ही होगा। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ एग्जांपल एक बताएं कौन सी टाइप का होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे कि जो लोग जितने भी होते हैं डोनेशन देते हैं, अगर हाँ एनजीओ जिसे कहते हैं, जो उन्हें डोनेशन देते हैं उन डोनेशन के बदले वो कुछ नहीं मांगते, वो जस्ट एक एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको। अच्छा, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना जरूरी है कि ये जो बिजनेस आपकी आइडेंटिटी है, जब आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी पता होनी जरूरी है, उसी के बेस पे आप जीएसटी नंबर लेंगे। अगर आप सिंगल ऑनर हैं तो आपका पैन कार्ड यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंपनी है तब आपका कंपनी का पैन कार्ड यूज होगा।
ठीक है ना, रिपोर्टिंग जो होगी वो कंपनी के ऊपर। अब हम आगे आ जाते हैं गुड्स के ऊपर। जैसे कोई भी अगर आपका बिजनेस है, जो भी आप उसके अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सबकी एक आइडेंटिटी अलग है जीएसटी के पोर्टल पे, ठीक है ना। जैसे कि इसको कोई अगर जैसे मैन्युफैक्चर करता है किसी प्रोडक्ट को, तो उसकी आइडेंटिटी अलग होगी, लेकिन अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी आइडेंटिटी अलग होगी। कोई अगर सर्विसेज देता है तो उसकी आइडेंटिटी अलग होगी। गुड्स की आइडेंटिटी जो होती है वो किसके बेस पे बाइफिकेट होती है, वो होती है एचएसएन नंबर के ऊपर, ठीक है ना। और जो सर्विसेज है वो होगी एसएससी के नंबर, यानी कि सर्विसेज बेस पे जो होता है उसके बेस पे वो होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए सपोज अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर की आइडेंटिटी जीएसटी में क्या होगी, तो अगर आप सर्च करेंगे कंप्यूटर एचएसएन कोड, तो ये आइडेंटिटी जो है, ये जो नंबर है 8471, ठीक है ना, ये इस कंप्यूटर की आइडेंटिटी होगी है। तो जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने गुड्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप जब भी जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो जीएसटी नंबर अप्लाई करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम तो कंप्यूटर बेचते हैं लेकिन हम बना कार रहे हैं या फिर स्टील बना रहे हैं। आपको उसके अंदर जो बतानी होगी चीज वो बिल्कुल सही बतानी, ठीक है ना। वो जीएसटी नंबर जब भी आपका अप्लाई होगा तो उसके बेस पे ही अप्लाई होगा। अगर आपके 3 या 4 अलग अलग डिफरेंट बिजनेस हैं तो आपको उन सबको अलग से मर्ज करके उसमें दिखाना होगा कि हम स्टील भी बनाते हैं, हम सीमेंट भी बनाते हैं, और हम जैसे कंप्यूटर से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको अलग अलग बतानी, ठीक है ना। तो हर गुड्स की आइडेंटिटी जो है वो हमेशा अलग होगी जीएसटी नंबर में, ठीक है ना। और आइडेंटिटी आप अपने अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं, वो सिर्फ कच्चा माल बनाते हैं, जैसे कि कोई भी मशीन से कच्चा माल बन रहा है, वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता, वो कच्चा माल आगे कहीं जाता है तो फिनिश प्रोडक्ट होता है। कुछ लोग फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं, फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो बना बनाया प्रोडक्ट है उसी को लेके आगे बेच देते हैं, वो कुछ अपना मार्जिन जो है वो उसमें रख लेंगे और उसको आगे बेच देंगे, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब ये वाला बिजनेस पर्सन जीएसटी नंबर लेगा तो वो रॉ मटेरियल का जीएसटी नंबर के बेस पे वो अपना जीएसटी नंबर लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये बिजनेस पर्सन जब लेगा तो फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लेगा। इसमें कंफ्यूजन हटाने के लिए बता देता हूँ, तो जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का अगर फाइनल प्रोडक्ट हम कहते हैं कंप्यूटर को, तो उसकी आइडेंटिटी है 8471, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के पार्ट्स बनाते हैं, आप पूरा कंप्यूटर नहीं बनाते, तो उसका एचएसएन कोड जो होगा वो होगा 8471 में लिखा हुआ, लेकिन 847170 ये आपको अलग से उसमें लिखना होगा, या फिर 8528। एचएसएन नंबर्स को आपने बाइफरकेट कर लेना है। जैसे कि आप मेमोरी चिप बनाते हैं या कुछ हार्ड ड्राइव बनाते हैं सिर्फ, तो उनका जो एचएसएन नंबर होगा वो उसके बेस पे होगा। जैसे कि कंप्यूटर पार्ट्स की जगह मैं एक प्रोडक्ट का नाम ही लिख देता हूँ, हार्ड ड्राइव। तो ये देखिए इसके अंदर हार्ड ड्राइव का आ रहा है 8471 स्टार्टिंग वाला है, लेकिन बाद में जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7020, जो उसके कंप्यूटर के पार्ट्स को बाइफरकेट करेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना एचएसएन नंबर, अपने गुड्स का एचएसएन नंबर पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप रॉ मटेरियल बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल का पता होना चाहिए, अगर आप फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिनिश प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, और अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज जैसे जीएसटी में क्या हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो जीएसटी का जीएसटी नंबर उन्होंने ले रखा होता है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जीएसटी लगा के दे रहे होते हैं, या फिर जीएसटी पे रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो सिर्फ कंप्यूटर की सर्विस करने आते हैं, वो उसमें कुछ बदलते नहीं है या फिर उसमें कुछ बनाते नहीं है, वो सिर्फ सर्विस करने आते हैं। एसी की सर्विस करने आ रहा है कोई जैसे गाड़ी की सर्विस कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल की सर्विस कर रहा है, तो वो जो चीजें होती हैं वो सर्विसेज में आ जाती है, ठीक है ना। तो सर्विसेज में एचएसएन नंबर नहीं आएगा, सर्विसेज में आएगा एसएससी नंबर, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि कार सर्विसेज का
का सर्विसेज का एचएसएन कोड क्या है, अगर मैं ये बात करूं तो वो आ रहा है 998714। लेकिन अगर सर्विसेज दे रहा है तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, वो एचएसएन नहीं आएगा, वो आएगा एसएसी। जो मैक्सिमम सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज जो होती हैं वो अपने बिलों के ऊपर जो है वो एसएसी लिखते हैं। जो भी आप कार सर्विसेज दे रहे थे उसमें आता है 9966। ठीक है ना। तो जब आप बिजनेस पे जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज का ध्यान में रखना है कि आप कौन सा काम करते हैं, आप गुड्स वाला काम करते हैं या सर्विसेज वाला काम करते हैं। ठीक है ना। तभी हम इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है ना। और एचएसएन नंबर और एसएससी नंबर वो आपको अपने गुड्स का पता होना जरूरी। ठीक है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? सर ये चीज से अभी आपने बोला रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट, तो सपोज कंप्यूटर एक फिनिश प्रोडक्ट है, हाँ जी। उसके रॉ मटेरियल बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, वायर्स हुए, स्विच बोर्ड हुए, मदरबोर्ड हुआ, कीबोर्ड, माउस। तो सर अगर हम रॉ मटेरियल का ले तो सारे पार्ट्स का हमको अच्छे से फिट करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ। वो अगर आपको जितने आइटम हमको मैन्युफैक्चर करना है रॉ मटेरियल जैसे आप बात कर रहे हैं, उतने आइटम को हमको अच्छे से फिट करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल, उसमें ही आपको सारे एचएसएन कोड जो है वो फीड करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते सर, फिनिश प्रोडक्ट जैसे कंप्यूटर उसका एचएसएन कोड डाल के जीएसटी नंबर क्रिएट करें तो उसमें आ सकता है, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, अगर आप रॉ मटेरियल बनाते हैं और फिनिश प्रोडक्ट भी बनाते हैं तो आप दोनों का अप्लाई कर सकते हैं, उसी में इसमें जीएसटी नंबर कर देते हैं कि हमने रॉ मटेरियल को बनाया प्लस हम कंप्यूटर को फाइनल करके बेच रहे हैं। तो सर अगर हम बात कर रहे हैं इसकी तो क्या एचएसएन कोड सिर्फ कंप्यूटर का डाल के पूरा आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं उसमें, आप फिनिश प्रोडक्ट में उसको बेचेंगे ना फिर। हाँ फिनिश प्रोडक्ट में बेचेंगे। हाँ तो लेकिन कल को अगर कोई इंक्वायरी हो जाती है, कुछ होती है तो वो पूछेंगे अगर आपसे कि ये फिनिश प्रोडक्ट कहाँ से आया है, तो तब आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि देखिए हम लोग रॉ मटेरियल भी हम ही बनाते हैं और इसका एचएसएन नंबर हमने अपने जीएसटी वाले नंबर में डाल रखा है। ठीक है ना। तो वो आपको ये चीज बतानी होगी उसके, वो चीज में सारा नंबर डालना पड़ेगा, जैसे कुछ सारा बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसमें आइटम अगर 25 आइटम करें तो 25 आइटम में डालना पड़ेगा हमको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कल को कोई भी इंक्वायरी हो जाए तो आपका एचएसएन नंबर आपके बिजनेस के गुड्स के साथ मैच होना चाहिए। हाँ, अगर आप कंप्यूटर बेच रहे हैं लेकिन आप कंप्यूटर का एक भी पार्ट बनाते नहीं है, कंप्यूटर आप कहीं से खरीदते नहीं है, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट खरीदते हैं, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट और इसका अगर एचएसएन नंबर सेम नहीं हुआ तो आपके बिजनेस के ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है। ठीक है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो आप उसमें सही रिपोर्टिंग करें अपने बिजनेस की। आप प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर की से उससे करें, रॉ मटेरियल बनाते रॉ मटेरियल करें, एचएसएन जो उसका है वो एचएसएन सही से प्रोवाइड करें। ठीक है ना। तभी आपकी जो रिटर्न है वो सही जाएगी। सेल टैक्स, देखिए सरकार को सेल टैक्स क्यों चाहिए है? सरकार को सेल टैक्स इसलिए चाहिए कि जो भी रेवेन्यू आप लोगों ने जनरेट करा अपने बिजनेस के लिए तो क्या आपने उसके ऊपर टैक्स हमें सही दिया है या नहीं दिया। ठीक है ना। अब आते हैं टैक्सेस के ऊपर। टैक्सेस क्या है? बेसिकली जीएसटी में बहुत सारे रेट होते हैं। अगर आपने जीएसटी में लॉग इन कर दिया, आपने एक आईडी भी बना ली, ठीक है ना, अब आप सेल रिटर्न भरने लगे तो आपको मगर ये बात नहीं पता कि आपने जो सेल के बिल बनाए हैं उसको जो जीएसटी लगाया है वो सही लगाया है या नहीं लगाया है, क्योंकि जीएसटी में जो रेट्स होते हैं वो बहुत रेट्स होते हैं। ठीक है ना। अगर मैं जो पॉपुलर रेट्स हैं अगर उनकी बात करूं तो वो 18% है। ठीक है ना। 18% जीएसटी लगता ही लगता है अगर आप कोई भी नॉर्मल सामान खरीदते हैं। कुछ पे 12% लगता है, कुछ पे 5% लगता है और कुछ पे 28% लगता है। जैसे ये 4 रेट तो नहीं है और उसके बाद और भी बहुत रेट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो आपको कोई उसमें छूट मिल जाएगी, कोई अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो उसमें छूट मिल जाएगी, तो वो चीजें अलग होती है। लेकिन बेसिकली आपको अपना रेट पता होना जरूरी है टैक्स का, कि आपने जो गुड्स लिया एचएसएन आपको पता लग गया, उस एचएसएन का जीएसटी का रेट क्या है। तो रेट कौन डिसाइड करता है? वो भी यही डिसाइड करेगा। अगर आप कंप्यूटर बेच रहे हैं
आपने कंप्यूटर का HSN कोड तो पता लगा लिया, ठीक है ना। अब इस HSN कोड के ऊपर आप कितना रेट ऑफ जो है GST लगाएंगे, लोगों से चार्ज करेंगे। जैसे अगर आप मान के चलिए कि अगर आप 1000 रुपए कंप्यूटर बेचते हैं तो आपको 18% अलग से तो चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि 180 रुपए जो है वो ऑलमोस्ट जो है चार्ज करना पड़ेगा पार्टी से। ये 180 रुपए जो है पार्टी से तो आप चार्ज करोगे, लेकिन जमा आप जहां करवाओगे वो करवाओगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। तभी आपका वेरीफाई होगा कि आपने जो है 10,000 का माल बनाया था या 1,000 का माल बनाया था, तो उसके ऊपर आपका जो भी बना है रेट है, जो टैक्स का रेट है वो सही लगाया है, ठीक है। जैसे कि सर ईच एंड एवरी आइटम का HSN कोड के यूनिवर्सल होता है या जैसे फिंगरप्रिंट होता है ऐसे ही होता है? जैसे आइडेंटिटी होती है एक तरह की, मतलब मैक्सिमम जो होता है वो सेम होते हैं, कईयों के सेम होते हैं, लेकिन टोटल जो HSN नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो टोटल 8 नंबर का होता है, लेकिन फर्स्ट 4 डिजिट वो एटलीस्ट उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा जो कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में कर रहे हैं तो 847 आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई बिल्कुल डीपली अगर आपको कोई HSN कोड चाहिए तो आप उसके आगे के 4 नंबर भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो आगे के जो 4 नंबर है वो कभी कभी रेट को बाइफिकेट कर देते हैं। अगर अभी हम चेक करेंगे कंप्यूटर का, हमें यहाँ पे जो रेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 18%, तो जब भी आप बिल बनाएंगे तो बिल के ऊपर आप 18% लगा देंगे, ठीक है ना। जब भी आप अपने बिजनेस में सेल करेंगे GST नंबर लेने के बाद, तब आप क्या करेंगे 18% लगा देंगे। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तब आप कैसे सेल कर रहे थे, बस आप एक पर्ची काट के देते थे, हाँ जी 1000 रुपए कंप्यूटर ये लीजिए, 1000 रुपए पकड़ लीजिए, बस वहां पे पर्ची भी लिख के देते कि ये कंप्यूटर बिक गया। वो रेवेन्यू जो है आपका वो आपको कहीं भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास GST नंबर है ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है और कोई एक्स्ट्रा पैसे लेने की भी जरूरत नहीं है किसी कस्टमर से, क्योंकि आपने जब रिपोर्ट करना ही नहीं है तो कस्टमर भी आपको क्यों देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जब GST नंबर ले लेंगे तब आपको एक्स्ट्रा 18% अपने रेवेन्यू के ऊपर, अपनी सेल के अमाउंट के ऊपर लेना जरूरी है, ठीक है ना। और जो रेट्स होते हैं वो रेट्स अलग अलग होते हैं, वो हर आइटम के अकॉर्डिंग अलग हो जाते हैं, वो HSN नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको उन टैक्सेस के बारे में पता होना भी जरूरी है, ठीक है ना, जो आप बिल बना रहे हैं, तभी आप सही रिटर्न भर सकते हैं। देखिए जैसे ये था कंप्यूटर का, अगर मैं कार का HSN कोड और GST रेट देखूं तो ये देखिए यहाँ पे 12% तो फ्यूल का आ जाता है, कार मोटर व्हीकल का ये देखिए फ्यूल का 12% है, और रोड ट्रैक्टर हो गया जैसे कार हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, उसका 28% हो जाता है, ठीक है ना। तो हर आइटम का HSN नंबर जब अलग होगा तो मे भी उसका GST का रेट जो है वो भी अलग होगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है बिल बनाने से पहले। अगर आप GST में आना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है अपने बिजनेस के अंदर। देखिए जब आप GST नंबर नहीं रखते हो तब आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको HSN की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स के रेट की जरूरत नहीं है, आप सीधा बस उठा के माल बेच सकते हो किसी भी कस्टमर को बेच सकते हैं, ठीक है ना, और कस्टमर आपको पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर GST के अंदर आ जाएंगे तब आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको कहीं ना कहीं अपने नोट्स बना लेने में या जो भी अकाउंट आपका देखता है, जो भी बुक कीपिंग करता है, उनके लिए वो चीजें उनको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये थे टैक्सेस। अब टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? 18% का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल 18% लगा देंगे, ठीक है ना। ये 18% अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंगल 18% लगा देंगे, इसमें आपको बाइफिकेट करना होगा टैक्सेस स्टेट के अकॉर्डिंग। देखिए अब हम इस पे बात कर रहे थे, जब आपको इतनी बातें पता चल गई, अगर आप जब ये सारी चीजें पे अवेयर हो गए यहाँ तक एक्सेस थे, अब आप GST नंबर लेने जा रहे हैं। तो GST नंबर जो होता है बेसिकली, GST जो है सरकार क्या कहती है कि पूरे भारत में GST लगता है, लेकिन पूरे भारत में GST एक नहीं है,
जीएसटी नंबर जो है वो एक नहीं है, वो हमेशा स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हरियाणा में आप रहते हैं तो 06 लग जाएगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 07 लग जाएगा स्टार्टिंग में जीएसटी के नंबर से, और अगर आप पंजाब में रहते हैं तो 03 लग जाएगा। इसका एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। जीएसटी नंबर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जीएसटी नंबर कैसा आएगा? देखिए, ये है फॉर्मेट जीएसटी नंबर, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है जीएसटी नंबर का। बेसिकली जीएसटी नंबर जो है वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, हर स्टेट के अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर अलग हो जाएगा। अब जीएसटी नंबर सपोज अगर आपने ले लिया, अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में जो जीएसटी नंबर आएगा वो आएगा 06। वो कैसे आएगा? आप जीएसटी की साइट पे अगर जाएंगे, जब आप जीएसटी अप्लाई करने लगेंगे तो यहाँ पे इन्होंने स्टेट दे रखी है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो जीएसटी जहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा तो वहां की स्टेट के अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर अलग होगा, ठीक है ना। और सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी और स्टेट में जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। सपोज अगर हरियाणा है तो अगर आप हरियाणा में क्लिक करेंगे तो हरियाणा की जीएसटी जो है वो अलग हो जाएगा, उनका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, पूरा प्रोसेस जो है वहां का अलग हो जाएगा। और इसका जो जीएसटी नंबर है बेसिकली वो शुरू होता है 06 से। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, हरियाणा का जो जीएसटी कोड है वो हो जाएगा 06। अगर दिल्ली में आप काम कर रहे हैं, दिल्ली में नंबर लेना है तो 07 में, राजस्थान में जो तो 08 में, उत्तर प्रदेश में जो 09। अब जो भी जीएसटी नंबर आएगा, अगर आप हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आप देखिए जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है, फर्स्ट 2 डिजिट्स हमें ये बताते हैं कि आप कौन सी स्टेट का जीएसटी नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझनी जरूरी है कि जब स्टेट अलग हो जाएगी तो स्टेट अलग होगी तो जीएसटी नंबर भी अलग हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस कंप्यूटर का है, अगर आप हरियाणा में भी काम कर रहे हैं और दिल्ली में भी काम कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही जीएसटी नंबर ले लें। आप एक जीएसटी नंबर नहीं ले सकते, आपको दोनों के अलग अलग जीएसटी नंबर लेने होंगे स्टेट के अकॉर्डिंग। यानी कि हरियाणा के लिए आपको जो लेना पड़ेगा वो अलग लेना पड़ेगा, और दिल्ली के लिए जो आपको लेना पड़ेगा वो अलग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी जीएसटी नंबर आएगा हरियाणा का उसको 06 होगा और दिल्ली का होगा तो 07। अब हम आते हैं अगले डिजिट पे। तो ये डिजिट्स होते हैं, ये बेसिकली आपके पैन नंबर होता है। अगर इंडिविजुअल है, जैसे कि मैंने अभी बताई थी ये बात कि अगर इंडिविजुअल है, बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है, ऑनर है उसी बिजनेस का, तो उसकी पैन नंबर पे ही जीएसटी नंबर अप्लाई होगा। हाँ जी सर, एक बात पूछनी थी मेरे को, जैसे आपने बोला कि हर स्टेट में अलग जीएसटी नंबर लेने पड़ते हैं जी। जैसे मेरा एक काम है, उसकी मैंने फ्रेंचाइजी एक जीएसटी नंबर ले रखा है, मैंने काम का जो भी मेरा बिजनेस है उसकी फ्रेंचाइजी में यूपी में और दूसरी दिल्ली में जी। उसके एक ही फ्रेंचाइजी के लिए भी मुझे 2 जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे सर? डिपेंड करता है कि आप जो फ्रेंचाइजी जिनको दे रखी है आपने, वो फ्रेंचाइजी आपको कैसे रिपोर्ट कर रही है। क्या वो अलग बिल काटती हैं? क्या वो सेल का बिल जो है वो अलग काटती हैं? जी सर, वो तो अलग ही काटेंगी। हाँ, तो अगर अलग काटेंगे तो फिर उनको अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आपकी फ्रेंचाइजी का नाम आप ही का ही होगा, लेकिन आपकी ऐसे ब्रांच से गिना जाएगा। तो उसके लिए मेरे को 2 जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे सर? हाँ, उसके लिए आपको 2 जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। आप हरियाणा में काम कर रहे थे, आपने कंप्यूटर बनाया हरियाणा के अंदर, अब आप कह रहे हैं चलो काम बढ़ाते हैं, दिल्ली में भी काम करते हैं। तो दिल्ली में आप काम कर रहे हो, अगर आप दिल्ली में कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है ना, या दिल्ली में फैक्ट्री डाल रहे हो, तो दिल्ली में फैक्ट्री डाल के आप वहां पे अलग से कंप्यूटर बनाओगे या हरियाणा से वहां पे भेजोगे? दोनों में क्या करोगे आप हरियाणा से दिल्ली में भेजोगे या दिल्ली में अलग से ही बनाओगे? क्या करोगे आप? दोनों में से
अब नॉर्मली अगर नॉर्मल इंसान हो जाएगा नहीं दिल्ली में अलग से बना लेंगे, हरियाणा में तो बन ही रहा है, दिल्ली में अलग से बना लेंगे। वो इसलिए होता है कि अगर आप हरियाणा से अपने उस कंप्यूटर को दिल्ली तक पहुंचाएंगे तो जो फ्रेट का खर्चा है वो उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए इससे अच्छा है कि आप दिल्ली के अंदर अलग जीएसटी नंबर ले लें और वहां पे अलग से फैक्ट्री बना लें। फ्रेंचाइजी का नाम आप ही का होगा, आपकी ब्रांच अकाउंटिंग उसको बोलते हैं, वो ब्रांच आपकी बन जाएगी आपकी कंपनी की, लेकिन नाम जो होगा सारा आपकी कंपनी के नाम पे चलेगा, ठीक है। थैंक यू सर। पर इसके लिए हमें सर दूसरा प्रोसेस भी अप्लाई करना पड़ेगा कि जीएसटी नंबर के लिए हमें दो या नॉर्मल जीएसटी जैसे लेते हैं नंबर वही प्रोसेस होगा? जैसे नॉर्मल देते हैं वैसे ही होगा प्रोसेस, लेकिन क्या होता है कि जब हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो जितनी मैं बातें बताता जा रहा हूँ उन चीजों का ध्यान रखना उसमें जरूरी होता है, नहीं तो जीएसटी नंबर की आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और सर जैसे मैंने एक ही नंबर पर दो जीएसटी नंबर लिए, एक ही नंबर पे दो जीएसटी नंबर मिल ही नहीं सकते। जी हाँ, ये पूछ रहा हूँ सर कि कुछ चीज मेरी अलग अलग करनी पड़ेगी ना मेरे को, या हाँ जी, फिर हाँ। फ्री बेसिस थोड़ी मिल जाएगा सर मेरे को? नहीं, एक स्टेट में आपका अगर जीएसटी नंबर है और अगर आप सिंगल ऑनर हैं, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने भी बातें बताई हैं इसमें ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल ऑनर है, ठीक है ना, सिंगल ऑनर में आपने हरियाणा के अंदर आपने जीएसटी नंबर ले लिया, ठीक है ना, तो हरियाणा के ऊपर जीएसटी नंबर जब आएगा तो वो आपके पैन नंबर के ऊपर आएगा, ठीक है ना। अब आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें फिर से आपका पैन नंबर यूज होगा और फिर से हरियाणा का नंबर आएगा, ठीक है ना। तो दो जब आप अप्लाई करने लगोगे तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? वो कहते हैं कि आप इसी के अंदर रिपोर्टिंग कर दो पुराने वाले जीएसटी नंबर में। अगर आपको अलग करनी है तो आपको बहुत चीजें उसमें अलग करनी है। क्या क्या अलग करना होगा? आपका पूरा काम जो है वो अलग होना चाहिए, उसके साथ कोई मैच नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट उनके अलग होने चाहिए, उनका जो ऑफिस है, उनकी जो फैक्ट्रीज है वो अलग होनी चाहिए। तो जितनी भी वो आइडेंटिटी अलग होती जाएंगी तभी वो पॉसिबल है एक ही स्टेट में दो जीएसटी नंबर मिलना, अदरवाइज एक ही जीएसटी नंबर मिलना। और सर पैन कार्ड अगर मैं एक ही पैन कार्ड से अप्लाई करता हूँ दोनों जीएसटी नंबर अलग अलग स्टेट में, तो ऐसा पॉसिबल है सर? उसमें पॉसिबल है, उसमें पॉसिबल है, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अपनी फर्म का पैन कार्ड लगाया यूज किया था सर, जी, और आधार कार्ड वगैरह जो भी होंगे वो मेरे अपने ओरिजिनल होंगे सर। जी, उस आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा जो मतलब वो तो मेरा होगा ना सर? हाँ, वो जो भी आपकी एड्रेस होगा वो बेसिकली ऑफिस का एड्रेस उसमें डलता है। जिससे में क्या होता है कि हमेशा ऑफिस का एड्रेस डलता है, जिससे का नंबर जब भी अप्लाई करने लगोगे तो उस फैक्ट्री का एड्रेस चलेगा या फिर जो ऑफिस होगा उनका वो एड्रेस चलता है, ठीक है ना। तो वो मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आपके घर का कोई एड्रेस चल जाएगा, तो वो उसमें ऑफिस का डलता है। तो अब वो अलग अलग स्टेट में है तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये अलग स्टेट में है तो ये अलग नंबर देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही स्टेट में दो तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि एक नंबर दे दें एक ही स्टेट में, मगर अगर आएंगे तो वो बहुत कुछ चीजें वो देखेंगे, ठीक है ना। वैसे मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल मिलता है, ठीक है। तो अब हम इससे आगे आते हैं। ये जो नंबर है ये आपका पैन नंबर होगा, जो आपका नॉर्मली पैन नंबर होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स होते हैं, फिर 4 वर्ड्स डिजिट वाले होते हैं और लास्ट का जो ये वाला वर्ड होता है वो आपका अल्फाबेट हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट 5 वर्ड अल्फाबेट, फिर 4 वर्ड्स नेक्स्ट डिजिट्स में होंगे, फिर एक वर्ड जो है आपका अल्फाबेट है। तो ये आपका पूरा पैन नंबर होगा। तो आपके पैन नंबर से वो सारा ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है 1Z5। ये बेसिकली जो है ये जीएसटी नंबर वाले अलॉट करते हैं अपनी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है कि 1 आएगा या Z आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो कुछ अलग डिजिट भी डाल सकते हैं, तो वो बेसिकली इनका रिकॉर्ड होता है जीएसटी वाला, तो वो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका जीएसटी नंबर। अब जीएसटी नंबर अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको बताता हूँ कि टैक्सेस जो है वो कैसे डिफर हो जाते हैं। टैक्सेस वो डिफर ऐसे हो जाएंगे कि अगर आप हरियाणा में काम कर रहे हैं तो आपका जो जीएसटी नंबर होगा वो 06 होगा। अगर आपको गुड पता है आपकी गुड्स का रेट तो वो 18% लगेगा, ठीक है ना। तो और जो आप टैक्स लगाओगे वो 18% आपको ऐसे नहीं लगाना है, वो लगाना है 9% प्लस 9%। अब इसमें डिफरेंस क्या है
क्योंकि ये जो 9% होता है ये सेंट्रल के पास जाता है, ठीक है, और ये जो 9% होता है वो स्टेट के पास, ठीक है। आपको लगाना टोटल 18 है, लेकिन वो बाइफिकेट करके लगाना है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जो हिस्सा अलग अलग होता है ये बेसिकली एक सेंट्रल के पास जाता है और एक स्टेट के पास जाता है। तो इसी को हम कहते हैं CGST और इसको कहते हैं SGST, ठीक है। ये क्लियर हो सबको? ये अगर आप विद इन द स्टेट काम कर रहे हैं, अगर आप विद इन द स्टेट काम कर रहे हैं, हरियाणा में ये आप और हरियाणा के अंदर ही आपने बिल काटा है, हरियाणा के अंदर ही आपने सेल करी, तब आप 18% को ऐसे लगाओ, ठीक है। अगर आप हरियाणा में हो लेकिन इस बार आप जो सेल कर रहे हो हरियाणा के बाहर कर रहे हो, ठीक है ना, तो जीएसटी नंबर तो आप ही का रहेगा, वो 06 वाला 18% ही लगेगा इस बार भी। लेकिन अगर आप बाहर कर रहे हो, ये था सेम स्टेट, ये है अदर स्टेट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सामान हम लोग बाहर भेज देते हैं स्टेट के बाहर, और जैसे हरियाणा में हम करते हैं लेकिन दिल्ली में भी हम भेज देते हैं कभी कभी सामान, तो वहां पे 18% तो लगेगा। लेकिन इस बारी सीजीएसटी और एचएसटी नहीं लगेगा, इस बारी जो लगेगा वो सीधा 18% लगेगा, जो कि जाता है सारा का सारा आईजीएसटी के अंदर, जिसको एक तरह से सेंट्रल डिपार्टमेंट का सारा कह सकते हैं, जिसमें वो स्टेट में पड़ेंगे को बाइफिकेट करता है। तो यहाँ पे पूरा 18% लगेगा, लेकिन उसका नाम क्या होता है? वो होता है आईजीएसटी, ठीक है। ये समझ में आया सबको? अगर आप कोई भी बिल काट रहे हैं 18% लगेगा, लेकिन अगर सेम स्टेट में काटा है तब आप सीजीएसटी और एचएसटी लगाएंगे, लेकिन अदर स्टेट में काटा है तब आप सिर्फ आईजीएसटी लगाएंगे। तो अगर हम सेम स्टेट पर आके अगर अदर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो उस समय हम आईजीएसटी काट सकते हैं? हाँ, उसमें हम आईजीएसटी ही लगाएंगे, ठीक है ना। और सेम स्टेट में है तो आप सीजीएसटी और एचएसटी लगाएंगे। अब देखिए इसमें टैक्सेस में फर्क कहाँ आता है? आपको जब आप बिल काटने लगते हो तो बिल जब आप किसी पार्टी का काटोगे तो नॉर्मली आप उस पार्टी से बात पूछोगे कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर होगा तो आप जब उसका जीएसटी नंबर लोगे तो अगर वो 06 से ही स्टार्ट हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात पता चल जाएगी कि ये सेम स्टेट है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो 07 से स्टार्ट हो रहा है तब उस केस में आपको ये बात पता चल जाएगा कि ये सेम स्टेट नहीं, ठीक है ना। तो टैक्सेस जो आप रिपोर्ट करोगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जीएसटी नंबर लेने के बाद जो भी आप बिलिंग करोगे तो उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हर जीएसटी नंबर जो होता है वो स्टेट के अकॉर्डिंग अलग होता है, ठीक है ना। आप दिल्ली में माल बेच रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो 07 से स्टार्ट, ठीक है ना। वो गलती से ये ना कहते कि हाँ नहीं जी हम तो 08 लगा देते या 09 लगा देते, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि आप जब उस बिल को फाइल करोगे पोर्टल के ऊपर तो वो बिल उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही वहां पे पैसा जाता है, और अगर वो गलत हुआ या जीएसटी नंबर गलत हुआ तो आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है या कोई भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ जीएसटी नंबर सबको? क्लियर। सर एक चीज पूछना है था, सपोज अभी दिल्ली का कोई जीएसटी नंबर लेके कोई हैदराबाद में या बेंगलोर में या फिर अदर यूपी में काम कर रहा है तो उसके लिए आईजीएसटी हम लोग लगा रहे हैं, क्या दो जीएसटी लेने क्या हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं? तो अगर आप आईजीएसटी लगा रहे हैं तो आईजीएसटी के अंदर ही पैसा जाएगा ना पूरा आपका, पैसा आईजीएसटी के अंदर ही जाएगा जी, और उसको भी आईजीएसटी के अंदर ही मिलेगा क्रेडिट जो मिलेगा, ठीक है। सर अगर ऐसा सपोज आपको कोई बाहर से मटेरियल सप्लाई किया हमको अदर स्टेट तो हमको वो आईजीएसटी लगा के दिया जी, और हम उस जीएसटी को अपने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं, इनको आईजीएसटी को ढूंढना पड़ेगा देने के लिए? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि उसमें आपको बिल जो दिया वो आईजीएसटी में लगा के दिया ना, आपके पास 18% तो आ गया ना, आ गए, ठीक है। अब आप जब आप सेल कर रहे हैं तो वो 18% आईजीएसटी से आप सेंट्रल और स्टेट के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। नहीं, और फिर अगर सेंट्रल स्टेट से लेकर हम किसी आईजीएसटी को भेजना हो जी, क्या वो क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो उसमें सेंट्रल सीजीएसटी और एचएसटी में आपने खरीदा सामान, ठीक है ना, या बनाया और बाहर आपने आईजीएसटी के अंदर बेचा, ठीक है ना, तो आप उस सेंट्रल और स्टेट से आईजीएसटी की पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है ना, वो ऐसे नहीं है। देखिए ये चीजें जो आएंगी बाद में आएंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेसिकली। मैं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ समझे पहले कि हम जो जिस चीज सीखने जा रहे हैं उसमें बेसिक एथिक्स क्या है और आपके जो बेसिक पिलर जिसे कहते हैं वो क्या है। जी क्योंकि अभी आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड आएंगी। हाँ जी जी सर। हेलो सर, अगर किसी प्रोडक्ट में हम खरीदते हैं 100 रुपए का होता है, उसमें जो जीएसटी लगेगा 18% मीन्स 118 रुपए आएगा। 100 में 18 रुपए जीएसटी, 118 डिस्काउंट दे रहे हैं हमें, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्काउंट वो आपका लॉस होगा, वो आपका लॉस होगा। सरकार को तो 18 रुपए ही जमा कराना है, लेकिन अब आपने 100 रुपए लेने थे, अब आपने कहा कि डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट में दे देता हूँ आपको क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो या आप अच्छे कस्टमर हो, तो वो आपका नुकसान है। सरकार को तो 18% ही जाएगा। पर वो ऐसे नहीं, ऐसे हाँ मैं यही बता देता हूँ। जैसे 100 रुपए का सामान आप बेचने लगे हो, ठीक है ना, अब जीएसटी नंबर आपके पास है तो 18% तो लगना ही लगना है उस पे। तो आप क्या करोगे, इसमें 18% प्लस कर दोगे, तो टोटल कितना हो गया 118। आपको मिलने कितने चाहिए थे 118। अब आप कहते हो कि नहीं आप अच्छे कस्टमर हो, कोई बात नहीं, आप 10 रुपए कम कर दो या 5 रुपए कम कर दो। अगर आप 10 रुपए कम करते हो तो आपको मिलेंगे 108 रुपए। ठीक है ना, वो तो बिल में दिखाना ही पड़ता है ना सर, बिल में दिखाना पड़ता है। बिल में वही मैं कह रहा हूँ ना। तब आप ये बात नहीं कह सकते कि आप सरकार को 18 रुपए नहीं दोगे। आप ये बात नहीं कह सकते कि मैं सरकार को 8 रुपए ही दूंगा, लेकिन आप ये बात नहीं कह सकते। आपका जो 100 रुपए आपको मिलने थे, आपने जो भी डिस्काउंट दिया वो उसमें से दिया है, ठीक है ना। वो सरकार के हिस्से में से आप कभी डिस्काउंट नहीं दे सकते। अगर आपका 1 लाख रुपए टैक्स बनता है देने का, आप सोचेंगे नहीं चलो डिस्काउंट दे देता हूँ 50,000 का, तो उसका मतलब है कि 50,000 कम टैक्स से मगर बात हो सरकार, समझ गए ना। तो वो उसमें ये चीज हो जाती है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, 100 रुपए का सामान था, ठीक है ना, 18 रुपए और लगाते थे, 118 रुपए मिलते, तो वो सामान की कीमत ही कम कर देते थे, वो 90 रुपए का कर देते थे सामान, और 90 पे फिर 18% लगा। तो इससे क्या होता है, उनको तो डिस्काउंट मिला ही मिला था, तो उनको टैक्स में भी थोड़ी छूट मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 रुपए राउंड फिगर में अगर लेते हैं, ठीक है ना। अभी आप 18 रुपए भर रहे थे, तब आपका हो जाएगा 16। वो हमें नहीं भरते हैं। हाँ, वो आपको ध्यान रखना है इनवॉइस करते वक्त। ऐसा नहीं कि पहले आपने 100 रुपए लिख दिया, फिर 18 रुपए उस पर टैक्स लगा दिया, अब आप लास्ट में 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत भी कम कर देनी, उससे क्या होगा, आपके जो सस्ती का रेट है वो कम हो जाएगा। सर मतलब हमें पहले टैक्सेबल अमाउंट पर डिस्काउंट देना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो टैक्सेबल बिल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में अगर हुआ तो उसमें आप सरकार का पैसा मतलब शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये था टैक्सेस। एक इसमें होता है सेस। सेस बेसिकली क्या होता है कि जो 28% वाली जो रेट पे जो सेल हो रही होती है या हाई सेल हो रही है, तो उसमें एक टैक्स और इंक्लूड हो जाता है, वो सेस होता है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं मार्केट टारगेट। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है ना। कोई भी अगर बिजनेस करता है तो उसका सबसे पहले टारगेट क्या होता है कि उसको प्रॉफिट मिल जाए, यही होता है ना पहला टारगेट। लेकिन टारगेट प्रॉफिट जो है उसका वो कहाँ मिलेगा उसको, जब वो बिजनेस मार्केट में सेल करेगा या कंज्यूमर को सेल करेगा, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो उसको अपने बिजनेस के बारे में ये चीज पता होनी जरूरी है। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस सेल करते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री माल बनाती है और एक फैक्ट्री खरीदती है, तो वो फैक्ट्री से फैक्ट्री के अंदर माल जाता है, तो वो एक तरह से बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें दोनों पर्सन जो होते हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, दोनों के पास रजिस्टर्ड नंबर होता है और दोनों एक्सचेंज करते हैं अपनी सारी डिटेल, ठीक है ना। अब कुछ होते हैं जो सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने वाले कौन लोग, जैसे सपोज कोई करियाना वाला है, अब करियाना वाले की दुकान अगर चलने लगी है तो वो करियाना वाले ने जीएसटी नंबर ले लिया, ठीक है ना। अगर उसकी सपोज 50 लाख की सेल हो रही है एक महीने में या एक साल के अंदर, तो उसने जीएसटी नंबर ले लिया कि चलो कुछ पैसा तो हमारा बचेगा ना, मगर वो बेचता जिनको है वो कंज्यूमर्स को बेचता है। कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है
कि वो पर्सन जो आगे जो है आपको बिल पास नहीं कर सकता है, जीएसटी नंबर पास नहीं कर सकता, या कोई भी जीएसटी या टैक्सेस पास नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने करियाने से सामान खरीदा है, कोई भी सपोज ब्रश खरीदा आपने, ब्रश क्या करते हो आप नॉर्मली अपने लिए यूज कर लेते हो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि वो एक तरह से एंड यूजर कहलाता है, कि वो आप किसी को बेचते नहीं हो, ठीक है ना। तो वो इसलिए क्या होता है, वो कंज्यूमर वाला जो कंज्यूमर में आ जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ब्रश खरीदता है और वो आगे किसी को सेल कर देता है, ठीक है ना, तो वो पर्सन जो है वो कंज्यूमर में नहीं आएगा, वो पर्सन जो है वो बिजनेस में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आप भी कंप्यूटर बनाते हैं, दूसरा पर्सन भी कंप्यूटर बनाता है, तो दूसरा पर्सन ने आपसे कंप्यूटर खरीद लिया, उसने एक साथ ज्यादा खरीद लिया, तो आपने उसको थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। अब वो सिंगल बेच रहा है, आगे बेच रहा है, थोड़ा रेट बढ़ा के बेच रहा है, तो उसको कहते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि वो खुद यूज नहीं कर रहा है, वो आपसे सामान खरीद के फाइनल प्रोडक्ट जो है, फिनिश प्रोडक्ट जो है, वो आपसे फिनिश प्रोडक्ट खरीद रहा है और फिनिश प्रोडक्ट ही वो आगे बेच रहा है। तो वो पर्सन जो होता है वो बिजनेस पर्सन होता है, ठीक है। जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज पता होनी जरूरी है कि आपका जो पर्सन है खरीदने वाला, वो बिजनेस पर्सन है या कंज्यूमर पर्सन, ठीक है ना। कंज्यूमर से आपको कोई खतरा नहीं होगा पहली बार, क्योंकि कंज्यूमर कोई भी बिल आगे नहीं काट सकता, ठीक है ना, वो कोई भी सेल करेगा नहीं, और फिर इसके बाद 9 जीएसटी नंबर होगा। लेकिन बिजनेस पर्सन से आपको खतरा क्यों होता है कि मे भी आपका बिल लेके काम तो शुरू कर दे, लेकिन इससे क्या होगा, आपका काम बंद हो गया और उसका चल पड़ा, उसको ये बात पता चल गई कि हाँ भाई कहाँ से मैं ये सामान खरीदते हैं सस्ता, तो मैं डायरेक्ट वहीं से खरीदूंगा, तो उसमें आपका बिजनेस का लॉस हो जाएगा एक तरह से। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है जीएसटी नंबर लेने से पहले, ठीक है ना। जब आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं तो आपको ये बात तो क्लियर ही हो जानी चाहिए कि आपका इस बार कॉम्पिटिटर आ गया है, कंपटीशन में जो एक बंदा होता है वो आ चुका है जो आपका सामान खरीद रहा है। लेकिन रॉ मटेरियल वाले केस में क्या होता है, रॉ मटेरियल तो कच्चा होता है, कुछ लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनसे आपको कोई खतरा नहीं है, उसमें तो आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको। बेसिकली ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि बिजनेस और कंज्यूमर क्या होते हैं। कंज्यूमर को जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर उसको खुद ही यूज करना है सामान तो उसको लेने की जरूरत नहीं, अगर उसने आगे बेचना है तो उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत, ठीक है। अब देखिए ये था जीएसटी वाला सारा टर्म। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप जीएसटी, जब आपको इतनी चीजें पता लगेंगी, जब आप जीएसटी के पोर्टल पे ऐसे साइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है लॉगिन और एक होता है रजिस्टर, ठीक है ना। लॉगिन उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी जीएसटी नंबर ले चुके हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और रजिस्टर्ड वो होता है, रजिस्टर में वो होता है कि जहां पे आप फर्स्ट टाइम अपना जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पे कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। तो रजिस्टर करने से पहले वो डिटेल्स क्या क्या होंगी कि आप प्रोप्राइटर हैं, काम क्या करते हैं, कौन से गुड्स में काम करते हैं, एचएसएन नंबर आपको पता होना चाहिए, आपको टैक्सेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको मार्केट टारगेट जो है वो पता होना चाहिए कि बिजनेस में आगे सेल करनी है, कंज्यूमर में करनी है, ठीक है ना। फिर आप जब आप अप्लाई करने लगेंगे तब आपको ये चीजें आपको चाहिए होंगी। तो ये मैं बेसिकली क्या है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इन चीजों का रोल क्या है। अभी तक किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा क्वेश्चन, हाँ जी सर मार्केट टारगेट से मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी, जैसे सर मेरा सपोज मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है सर, जी, तो इसमें क्या होता है, मैं माल बना रहा हूँ, मैं मतलब खुद से ही जैसे ज्वेलरीज बना रहा हूँ जी, कच्चे पे बिल खाकर, हाँ जी, और उसको जब ई कॉमर्स पे देते हैं तो जीएसटी नंबर चलता है हमारा सर, उसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा, क्या नाम, ये जीएसटी पे भेजना पड़ेगा बिल, जो मतलब जीएसटी लगाकर भेजना पड़ेगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, बट मुझे आईटीसी तो मिलेगी नहीं सर। नहीं जो आप सीधा कंज्यूमर को बेचोगे ना, इस पे जी जी जी, आपको डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचोगे। लेकिन देखिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज एक साइट है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट अमेज़न सब लोग जानते हैं। फ्लिपकार्ट अमेज़न पे हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो हमारे पास सामान में जीएसटी नंबर कभी लग के आता है, जीएसटी उस पे लग के आता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एंड यूजर होते हैं
तो एंड यूजर में क्या होता है कि हमें जीएसटी से फर्क ही नहीं पड़ता, हमने तो सामान खरीदना था, हमने अगर कोई कपड़ा लिया तो पहनना था, ठीक है ना, कोई चीज है तो उसको यूज करनी थी, बेसिकली वो होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट के पास दूसरी ऑप्शन भी होती है, जिसे कहते हैं फ्लिपकार्ट बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस में क्या होता है कि जब आप सामान अपना बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट की साइट के थ्रू, तो जो भी आपसे खरीदेगा उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कि ये सामान मैं अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा हूं, ठीक है ना। तो जब वो बिजनेस के लिए खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी जीएसटी लगेगा, चाहे वो आईजीएसटी लगे, चाहे वो सीजीएसटी लगे, चाहे एसजीएसटी लगेगी, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस वाले से लॉगिन करना है कुछ खरीदने से पहले, ठीक है ना, तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर अभी मैंने जैसे बिजनेस वाले से लॉगिन नहीं करा, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं टैक्स भर रहा हूँ मंथली जी, और मैंने सुना है कि आईटीसी नाम का कुछ होता है सर, कुछ वो क्लेम करते हैं, मुझे तो नहीं मिल पाती सर वो, क्योंकि मैं कच्चे में खरीद रहा हूँ और जीएसटी नंबर देख रहा हूँ सर। जी बिल्कुल, वो ऐसे मतलब इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है जीएसटी में, मतलब जब आप आ जाते हैं तो ये सारी चीजें जो है मैं सारी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है कि ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, ठीक है। सर एक मेरा भी क्वेश्चन था ई कॉमर्स से रिलेटेड। सर इसके अंदर 40 लाख की लिमिट नहीं होती सेल ऑफ गुड्स पे, अगर इसको इंट्रा स्टेट लोकली अगर हम बेचते हैं तो उस केस में तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, अगर खाली मैं सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ 40 लाख की लिमिट तक, जी तो मैं वो बेनिफिट कैसे अवेल कर सकता हूँ? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है वो 40 लाख से कम का टर्नओवर है उसका, ठीक है ना। बेसिकली 40 होता है, कहीं पर 20 की लिमिट है। बिजनेस की कैटेगरीज अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम लेके चले तो 40 है, लेकिन मिनिमम 20 आजकल चल रहा है, 20 के बाद लोग ले लेते हैं। अब 40 लाख में नुकसान कहाँ हो रहा है आपको? देखिए, जीएसटी बेसिकली क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं 1000 रुपए का और उसके ऊपर आप देते हैं 180 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 1180। आप उस सामान के ऊपर देते हैं 1180, ठीक है ना। अब आप उस सामान को बेच देते हैं 2000 में, आपके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं है, तो आप तो जीएसटी नंबर लगा के नहीं बेचोगे ना, तो नॉर्मली सिंपल 2000 में बेच दोगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा? आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2000 माइनस 1180, यानी कि 820 रुपए। आपका जो प्रॉफिट होगा वो 830 रुपए होगा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई सामान खरीदता है, जिसके जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जब भी वो सामान खरीदता है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है कि उनको जीएसटी भरना पड़ जाता है जब वो सामान खरीदते हैं, ठीक है ना। आगे वो जो जैसे मर्जी बेचें, लेकिन मैक्सिमम कभी कभी हो जाता है कि उनको जीएसटी नंबर भरना पड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि विदाउट जीएसटी नंबर वाला तो बहुत कम ही मिल पाता है। या कोई फैक्ट्री अगर सामान दे रही, रॉ मटेरियल दे रही, तो वो जीएसटी लगा के दे रही है, तो आपको जीएसटी भरना ही पड़ता है। तो ये केस क्या है, जो 40 लाख तक की जिनकी सेल हो रही है और जो जीएसटी नंबर के बगैर काम कर रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट जो है वो आ रहा है 830। लेकिन यही अगर आप 40 लाख वाले अगर जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो अब क्या होगा? अब 1000 रुपए का आपने सामान खरीदा, 180 रुपए आपको टैक्स लगा, टोटल आया 1180। अब आप बेच रहे हैं 2000, ठीक है। 2000 में जब आप बेच रहे हैं तो 2000 में आप उस पर्सन से 18% लोगे, ठीक है ना। तो 2000 का 18% कितना हो गया? 360, ठीक है ना। तो टोटल बिल कितना बना? 2360, ठीक है ना। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 2360 माइनस 1180, यानी कि 1180। अब आप इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस बेसिकली क्या है? वो डिफरेंस यही है कि जीएसटी नंबर जब आप लोगे तो आपको उसमें अदर चीजों का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टैक्स जो भरना है वो कितना भरना है? 360 रुपए भरना है, ठीक है ना। लेकिन 180 रुपए तो आपको यहाँ पे मिल भी गया, 180 रुपए तो आपको यहाँ मिल भी गया ना। तो नेट कितना भरना है आपने? 180 रुपए, ठीक है ना।
तो 1180 का प्रॉफिट हुआ था, 1180 के में से अगर आप 180 रुपए घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 1000 रुपए। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा था? 820। ये क्लियर हुआ सबको? इसकी नंबर लेने के फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी हैं। तो बेसिकली ज्यादातर तो फायदे ही हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं अगर बिजनेस है, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उनके लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इनकम को रिपोर्ट करोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी इतनी हाई इनकम जा रही है बिजनेस की और आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, तो आपका बिजनेस जहां भी होगा उसको वो सील कर देंगे। ठीक है? और किसी कोई क्वेश्चन? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर वो जो टैक्स का अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, हेलो, जी हाँ जी, एक प्रोडक्ट जो हमने सेल किया उसको जीएसटी बिल भी दिया, इनवॉइस भी दिया, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे उसके प्रोसीजर थोड़ा सर बताओ। हाँ, वो प्रोसीजर जो है वो रजिस्टर्ड करने का प्रोसीजर है ना, वो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये अभी इस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं इसलिए कह रहा था। इनके लिए बेसिक चीजें जरूरी होंगी नेक्स्ट टाइम में। मोटा मोटा क्या होता है, पैन नंबर हो गया, बिजनेस का पैन नंबर, आधार कार्ड, डायरेक्टर का नंबर हो गया, बिजनेस एड्रेस, तो ये सारी चीजें मतलब इस सेशन में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि रजिस्टर्ड कैसे करना है अपने बिजनेस को। ठीक है ना? लेकिन बिजनेस में जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता क्यों है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी, और वो इसमें मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दीजिए। हेलो हाँ जी, सर, ये फिनिश प्रोडक्ट का मुझे पूछना था। जी पूछिए। सर अभी कैसा है कि हमारी कंपनी फिनिश प्रोडक्ट ही लेती है, वही आगे बेचती है, जी तो इसमें जो HSN कोड रहता है वो सेम ही रहेगा ना, कि हमारे पास आने के बाद वो चेंज होगा ऐसा? नहीं नहीं नहीं, वो सही नहीं रहेगा, वो सही नहीं आज रहेगा। होगा, जो सामने वाला लगा रहा है वही हम लगाएंगे ना? जी, वो सही नहीं रहेगा। ओके, ठीक है? आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है जीएसटी का। हेलो हाँ जी, सर, सपोज ट्रेडिंग कंपनी हो, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग में किसी और से ले रही हूँ और ट्रेडिंग कंपनी में बेच रही हूँ, जैसे भी फार्मर, तो उस पे जीएसटी कंसिडर नहीं होता है फार्मर के, जैसे मल्चिंग पेपर रहेगा उसके ऊपर ट्रेडिंग जीएसटी नहीं अवेलेबल है, तो कैसे हम इसको? वो HSN नंबर ही डिसाइड करेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, आपको अपने गुड्स का HSN नंबर पता होना जरूरी है। HSN नंबर ही आपको बताएगा कि उस पे टैक्स का रेट लगेगा या नहीं लगेगा। एग्जाम तो नहीं है कहीं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल आप भरवाते हो तो पेट्रोल पे कोई जीएसटी लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता ना। तो वो यही बात है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप पेट्रोल का बिजनेस कर रहे हैं तो पेट्रोल के केस में आप जीएसटी नंबर नहीं भरोगे, आप जीएसटी नहीं भरोगे, ना ही चार्ज करोगे, ना ही भरोगे। हाँ, ठीक है ना? तो लेकिन दूसरा जीएसटी क्वेश्चन, नंबर आप दे दो। हाँ जीएसटी नंबर मेरे पास है, पर मैं जब मैं डीलर को बेच रही हूँ उस टाइम मुझे जीएसटी इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, तो वो मेरा जीएसटी नंबर लेगा और मैं भी उसका लूंगी। बिल के ऊपर तो दोनों का जीएसटी नंबर अवेलेबल रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, अगर वो इम्पोर्टेंट तब होता है कि जब आप मीडियोकर होते हैं किसी दो बिजनेस के बीच, तब वहां पे दो जीएसटी नंबर आ रहा है। जैसे फर्स्ट डीलर हो गया, सेकंड डीलर हो गया, थर्ड डीलर हो गया, ऐसे होता है ना, वो उस केसेस में। वो ये सारी चीजें भी आएंगी जब हम लोग बिलिंग करने स्टार्ट करेंगे ना, जब हम आगे जैसे बेसिकली जीएसटी में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें होने वाली है। पहले हम रजिस्ट्रेशन सीखेंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके बाद जीएसटीआर 1 हम कैसे भरते हैं, जीएसटीआर 1 भरने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है। फिर हम जीएसटीआर 2 पे आएंगे। जीएसटीआर 1 जो होती है वो सेल के लिए होती है, जीएसटीआर 2 जो होती है वो परचेज के लिए आती है। जीएसटीआर 2 फिर हम देखेंगे कि जीएसटीआर 2 में क्या क्या चीजें आई हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मिस करती हैं हमें, या हम लोग कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग गलत कर रहे हैं चीजें। और लास्ट में जीएसटीआर 3 जहाँ पे हमको टैक्स भरना है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो जीएसटी के हमारे सेशन में पूरी क्लासेस में जो है वो कवर अप होंगी।
ठीक है, तो वो जो ये क्वेश्चन आप बता रहे हैं थोड़े आगे के क्वेश्चन है, तो ये सारे उसमें डिस्कस होते जाएंगे। ठीक है चलेगा ठीक है, सर। हाँ जी। सर एग्जैक्ट एचएसएन नंबर हमें कहाँ से पता चल सकता है? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सप्लायर हमें कोई और एचएसएन लगा कर देता है और एक्चुअल में एचएसएन कोड कोई और ही होता है, तो उस केस में हम क्या करें? बिकॉज परचेज इनवॉइस और सेल इनवॉइस दोनों डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, वो आप बेसिकली जीएसटी की पोर्टल से जो हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर भी आप जाके पूछ सकते हैं। इस पे एक हेल्पलाइन नंबर होता है जीएसटी वालों पे, कॉन्टैक्ट जैसे हेल्पलाइन नंबर है, आप डायरेक्ट इनसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको बेसिकली नहीं पता लग रहा है। हेलो सर जी, पुनीत जी। हाँ जी सर। देखिए, अभी अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है, ओके, और वहाँ पे मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मेरा R&D भी चल रहा है, तो बेसिकली मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो फर्स्ट हैंडेड प्रोडक्ट रहेगा, मतलब मैं ही बना रहा हूँ, फॉर्मुलेशन पूरा मैं ही कर रहा हूँ। इन दैट केस मैं HSN कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ उसके लिए? देखिए, रॉ मटेरियल जो आप खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल तो खरीद रहे होंगे ना, या बना रहे हैं रॉ मटेरियल? हाँ जी। रॉ मटेरियल अगर खरीदेंगे तो HSN नंबर तो आपको वहां से मिल ही जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना, तो उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट का आपको HSN नंबर लेना पड़ेगा। नहीं, बेसिकली देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ एक एनर्जी ड्रिंक बना रहा हूँ, ठीक है, तो एनर्जी ड्रिंक में मैं मेरा कुछ फॉर्मुलेशन यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरा प्रिजर्वेटिव भी जाता है, कैफीन भी जाता है और बहुत तरह के केमिकल्स एंड ये भी मैं यूज कर रहा हूँ उसमें। तो लाइक हर एक प्रोडक्ट का जो मैं रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ, हर एक का HSN कोड अलग रहेगा। तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा एनर्जी ड्रिंक, भले वो मार्केट वाला एनर्जी ड्रिंक जैसा ना हो, मेरा फॉर्मुलेशन अलग होगा, तो उसको मैं HSN कैसे डिफाइन करूंगा, कैसे करूंगा आगे बेचने के लिए? सर मैंने वही बताया ना कि आपने जो चीज यूज करी बनाने के लिए, वो HSN जो है वो खत्म हो जाएंगे। फिनिश प्रोडक्ट का जो HSN है वही फाइनल गिना जाएगा। आपको कोल्ड ड्रिंक का HSN कोड चाहिए तो आपको कोल्ड ड्रिंक वाला HSN कोड यूज करना पड़ेगा जब आप सेल करेंगे। आपने जो जो चीजें उसमें यूज करी उनका HSN नहीं डालेंगे आप अपनी सेल के बिल पे। ओके, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक का HSN होगा फाइनल वाला, वही आप उसमें लगा के बेचेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, फिर गाइस हम ये सेशन आज क्लोज करते हैं यहाँ से। आई होप कि सबको अच्छा लगा हो मेरा बनाना। सर मुझे थोड़ा सा कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी पूछिए। मुझे लाइव क्लास में सर मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी लाइव क्लास में। पूछना चाहता हूँ जो आप आगे हमें जो सेक्शन देंगे जी, वो 3B तक ही कंप्लीट करेंगे, आगे भी सिखाएंगे 9 नहीं आगे सारा कुछ बेसिकली मोटा मोटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जेस्टर 1 2 3B, जेस्टर 9 हो गया, जेस्टर 9C हो गया, ठीक है ना, ईवे बिल हो गया, ईवे बिल हो गया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला थोड़ा सा होता है वो बताएंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलमोस्ट कवर है, जिससे आप अगर कोई भी स्मॉल यूजर है तो आप जीएसटी अपना नंबर लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप की फाइलिंग भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज बताएंगे या थ्योरी ही बताएंगे? प्रैक्टिकल यूज होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रिपेयर रहें, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको। मैंने इसलिए सिर्फ डेमो दिया है, आगे से जो होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें होगी, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी सबको जो अदर देन कॉमर्स है उनके लिए कह रहा हूँ। कॉमर्स वालों के लिए तो इजी हो जाएगा, अदर देन कॉमर्स के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, सर HSN कोड फाइंड करने के लिए कोई बुक वगैरह सजेस्ट करेंगे या फिर क्योंकि साइट से कांटेक्ट करने में तो मुझे लगता है काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गूगल पे सब मिल जाएगा। जाएगा मैम, गूगल पे लिखोगे तो बता देंगे। गूगल पे ही अगर आप लिखोगे तो सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उनमें से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जैसे जिस तक इनपुट और आउटपुट की डिटेल अपन हम लोग फिक्स डालेंगे, उसके बाद में जो 3D बनता है, ठीक है, और 3D हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो उसके हम एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं क्या कि भाई इसलिए जैसे उसके लिए हमारे रजिस्टर 9 के लिए हमारे पास वो शीट तैयार हो जाए? हाँ, वो आपको मैं बताऊंगा, गूगल की मैं प्रोवाइड भी करूंगा, जिसमें आपको वो चीज बताई जाएगी कि आप अपन चीजों को कैसे फाइनल एक्सेल शीट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जीएसटी वन करने के बहुत फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं फोटो के ऊपर जाके, और एक होता है कि जो जीएसटी का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है उसमें से कैसे हम लोग जीएसटी वन कर सकते हैं।
ठीक ठीक है है। ना? देखिए अगर किसी के 10 बिल हैं तो वो तो आराम से भर सकते हैं ऑनलाइन में जाके, लेकिन अगर किसी के 1000 बिल है तो 1000 बिल ऑनलाइन भरने में तो उसको बहुत देर लग जाएगी ना। जी जी तो वो मतलब वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी। जीएसटीआर 1 का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ रिटर्न भरनी कैसे है। जीएसटीआर 1 का मतलब ये है कि हर कॉलम में कौन कौन सी चीजें आएंगी और उन कॉलम को भरने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर वो 100 बिल है तो कैसे आप उसमें अपलोड कर सकते हो, अगर 1000 बिल है तो कैसे अपलोड कर सकते हो, और उन सबको चेक कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें उसमें कवर होंगी। जी जी ठीक है, अरे रुको ठीक है। ओके फिर एवरीवन, गुड नाइट। ओके सर Good night, sir. चल कैसा